नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यू का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बीएस के पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि हम लोग को किस तरह से हम लोग तैयारी करना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में प्राप्त हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो यहाँ मैप के द्वारा में भी पूछा गया है दोस्तों। मान के चलिए ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये मान के चलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर होगा और बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत में बिहार के सापेक्ष, यहाँ मान के चलिए बिहार है। ठीक है, यहाँ आसपास में बिहार है। बिहार जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति में, जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति में क्या है कि सापेक्ष की स्थिति क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और क्या हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, 61 का 3 देख लीजिए, मिला लीजिएगा दोस्तों। मैं रफ आइडिया में थोड़ा सा बताया हूँ। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण जो होता है उस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगा तब, या सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए। तो 62 का क्या होगा? चौथा, यानी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या होगा? बताइए। 63 क्या होगा? चित्रण कौशल। चित्रण कौशल से जानेंगे कि स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष को समझने की क्षमता आती है। ठीक है, तो 63 का क्या होगा दोस्तों? दूसरा। 64 किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो कौन सा एनसीएफ था दोस्तों की सिफारिश किया कि प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ठीक है, बताइए 64 का कौन सा सही होगा? एनसीएफ कितना है दोस्तों? ये 1975 वाला कहता है कि एकीकृत पाठ्यचर्या का क्षेत्र का रूप बढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की जाए, इसमें कहा गया था पहले। 65 का भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? बताइए। 65 का भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। 65 इस तरह से जानना पड़ेगा दोस्तों। 65 का क्या होगा? एक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 66 का नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? बताइए। नहीं बोल रहा है यानी नेगेटिव पूछा गया है। बताइए क्या होगा? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बताइए कौन सा होगा? 66 का, यानी बांध टिकाऊ विकास का प्रोत्साहित करते हैं। तो ये आपका गलत होगा और गलत का ही आंसर भाई सही होगा। ठीक है, गलत नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस इन गैसेस है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। बताइए। 67 का बताइए कौन सा सही होगा?
तो उपयुक्त में से ये सभी आते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 14 सही होगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। 68 का बताइए। तो 68 का क्या होगा दोस्तों? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ठीक, ये गलत है और गलत पूछा गया है, तो ये सही है। बाद बाकी सब पॉइंट सही है, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में गर्मी और बेहद ठंडी सर्दी होती है। उसके बाद ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली और कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। तो 68 का क्या होगा? 2। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो 69 का क्या होगा बताइए? यानी सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ठीक है। गोलकोंडा किला किसने बनाया बताइए? गोलकोंडा किला किसने बनाया? 70 का। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश और पल्लव राजवंश को किसने बनाया बताइए? 70 का। तीसरा काकतीय राजवंश, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 15 ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, बताइए। तो इसको आप हॉल कीजिएगा तो आपका निकलेगा क्या बताइए? डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना जी। 45 15 तिया 45 यानी 45 ग्राम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, बताइए। कैसा पढ़ना है पता चल रहा है ना? 72 का बताइए। यानी द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि है सभी। गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है बताइए? अपारदर्शी, पारदर्शी, मैंने अपारदर्शी हो गया, परिभाषी हो गया, पारभासी हो गया, पारदर्शी हो गया, उत्तल हो गया, बताइए। 73 का बताइए। 73 का क्या होगा? एक यानी अपारदर्शी आंसर सही होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 74 का बताइए, ये आप लोग जवाब दीजिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं आप लोग। कमेंट में बताइए 74 का कौन सा सही होगा। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार, क्या होगा बताइए? 75 का। 75 का क्या होगा दोस्तों? सतह क्षेत्र, यानी क्या होगा? सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है बताइए? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए? 76 का। यानी सबसे बेस्ट लग रहा है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो किसमें संवेदनशील बच्चों को बनाया जाए? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये होगा, ठीक है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोसी के लोग पीड़ित थे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है दोस्तों? देखिए ऑप्शन रीड कर रहा हूँ। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया।
इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो कौन सा सटीक आंसर होगा यार? यहाँ नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। कौन सी विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो बताइए कौन सा प्रासंगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर चौथा, ये प्रासंगिक नहीं होगा। इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। नेगेटिव पूछा गया है, इसका आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। 77 का क्या होगा दोस्तों? चौथा। या थोड़ा सा बड़ा दिया गया है दोस्तों, इसमें नहीं घबराने का बात है, इस तरह से भी आएगा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिय ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। ठीक है। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण और चौथा है मानववादी दृष्टिकोण। कौन सा सही होगा? देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, दिख रहा है ना? पॉज कर लीजिए, फिर आइए ऑप्शंस में। तो क्या होगा आंसर बताइए? 78 का अन्वेषण दृष्टिकोण होगा दोस्तों, अन्वेषण दृष्टिकोण होगा। ठीक है। 79 में जाते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो बताइए 79 का कौन सा आंसर सही होगा? 79 का क्या होगा? यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से लिंक कराना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ईवीएस ये क्या है? सीडीपी है, सीडीपी बोल रहे हैं, इसका पेडागोगी है। ठीक है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1 होगा। ये क्या होगा कि ईवीएस प्रशिक्षण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और उससे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है। कक्षा 3 के छात्र है, उसमें क्या बोल रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का संगठन करते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड से पूछा गया है दोस्तों। और यदि दादा दादी एवं उनके रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक वास्तविक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बताइए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणाओं को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। 81 का बताइए। कक्षा 3 के छात्रों को रोमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है। और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्ते साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। 81 का क्या होगा बताइए? ये 3 लग रहा है दोस्तों। आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइएगा कमेंट में। 81 का निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ठीक है। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा? ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग,
उपयुक्त सभी में आता है दोस्तों कि 82 का ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, बताइए। एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे बेस्ट लग रहा है, बताइए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, उपयुक्त सभी होगा दोस्तों इसमें। एकीकृत, समावेशी, विषयगत सब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 84 ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्ययन है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि यह एक अवैध कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिन अवसर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि पशुपालन यानी आजीविका का एक अच्छा स्रोत है। 84 का कौन सा सही होगा, बताइए। क्वेश्चन पढ़िए। सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन से लग रहा है दोस्तों, सबसे बेस्ट चुना जाता है ऑप्शन नंबर 3 हमको लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, बताइए। मिड डे मील मिलेगा स्कूल में, इसके बारे में भी पूछा गया है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए, मिड डे मील से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्या होगा, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम का आधा कम करने की जरूरत है। यानी पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हम लोग जानना है कि बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, बताइए। 86 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कौन सा होगा। अवध का भार कम करने की जरूरत है। उसका भार ज़्यादा हो जाएगा तो क्या सीखेगा दोस्तों, बताइए। तो अवध का भार कम करने की जरूरत है। छोटा बच्चा है, उसको 5 किलो का ढोने सकता है, उसको 15 केजी ढोवा देंगे तो चलेगा, नहीं ना चलेगा। उसको बोलेंगे, उसका हार्ड हो जाएगा वहाँ पे, तो सीख कैसे सकेगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 में जाते हैं, क्या कहता है, देखिए। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस जो है कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। अगर समूह बना के सीखते हैं ईवीएस को तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइए। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क लोड कम करना। बताइए कौन सा सही होगा। ईवीएस का सीखने का उद्देश्य क्या है समूह में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाला BALA का पूरा रूप क्या है, बताइए। इसका पूरा रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला, बताइए। ब्रेन एडेड लर्निंग असेसमेंट हो गया, ब्रेल एज द लर्निंग एड हो गया, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। बताइए कौन सा सही होगा। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। कौन सा सही होगा, बताइए। बाला का पूर्ण रूप क्या है। 88 का क्या होगा।
ऑप्शन नंबर 3 अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी ऑप्शन ऑफ बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यस, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 88। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए 89 का? क्या होगा दोस्तों, देरी ना करते हुए 89 का बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, बताइए क्या है बताइए। मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यो डैश का, यो एक डैश है, बताइए 90 का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ईवीएस का हम लोग 30 क्वेश्चंस किए, इसमें आपका आउट ऑफ 30 में आपका कितना आ रहा है बताइए कमेंट में। दोस्तों ये आपके जेटेट तैयारी करने से पहले ज़रूर देखें, ताकि आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक ओवरव्यू लगेगा, ताकि आपको तैयारी किस तरह से किस ढांचा में करना है उसका एक ओवरव्यू जानकारी आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आगे का सीरीज आते रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ठीक है, उसमें मैं बहुत सारा मैं स्टडी मटेरियल डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।